हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। इससे पहले वाला जो अपने पास वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमने देख लिया था कि अपवर्तक सतह जब होती है तो अपवर्तक सतह या गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन किस प्रकार से होता है और उसके अंदर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो भी किस तरीके से होता है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला जो है वो भी डराइव किया था। फॉर्मूला जो है वो क्या था, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, जो कि गोलीय अपवर्तक सतह के लिए वस्तु की उस गोलीय अपवर्तक सतह के ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की उसके ध्रुव से दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R और जो अपवर्तनांक होते हैं दोनों माध्यमों के, बाहर वाले माध्यम का और अंदर वाले माध्यम का अपवर्तनांक, उनमें संबंध स्थापित करता है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होते हैं, किस तरीके से उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं, उससे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस के बारे में। चलिए अगर हम बात करते हैं लेंस की तो देखो लेंस जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, लेंस एक तरीके का हम बोल सकते हैं कि पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, अब उस पारदर्शी माध्यम को अगर हम दोनों तरफ कोई सतह लगाकर बाउंड कर दें, प्रतिबद्ध कर दें उसको, तो वो जो अपने पास बनता है उसे बोलते हैं हम लोग लेंस। यानी लेंस एक तरीके का पारदर्शी माध्यम होता है जो दोनों तरफ से गोलीय सतहों द्वारा घिरा होता है। अब इनमें से एक सतह जो है वो गोलीय या फिर बेलनाकार हो सकती है, दूसरी सतह किसी भी तरीके की हो सकती है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस की जो परिभाषा हम लोग दे सकते हैं वो लेंस की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि यह एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो अपवर्तन योग्य सतहों से घिरा होता है। इनमें से एक सतह गोलीय या बेलनाकार होनी चाहिए, गोलीय या बेलनाकार होनी चाहिए। दूसरी जो सतह है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, समतल हो सकती है या फिर किसी भी और आकृति की हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है जो अपवर्तन योग्य, जो दो अपवर्तन योग्य सतहों से घिरा हुआ होता है। इनमें से एक सतह गोलीय या बेलनाकार होती है या होनी चाहिए। एक सतह कम से कम गोलीय या बेलनाकार जो है वो होनी चाहिए। अब अगर हम लेंस की बात करें तो देखो लेंस की आगे बातें पढ़ने से पहले ही हम लोग उसके प्रकार देखते हैं। तो लेंस जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसे दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, वैसे ही लेंस जो है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। बाकी उसके प्रकार जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसी उसकी आकृति बनेगी उसी को अलग नाम दे दिया जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो मुख्य रूप से लेंस जो है वो दो प्रकार के होते हैं।
अब ये जो दो प्रकार है वो कौन कौन से होते हैं, नाम अपने आपने पहले ही सुना हुआ है। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और दूसरा होता है कॉनकेव यानी अवतल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब उत्तल लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों तरफ की सतह उत्तल हों, ऐसा लेंस या ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दोनों तरफ से उत्तल दर्पण द्वारा घिरा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण हो गए, ये वाला हो गया और ये वाला, ये एक अपवर्तक सतह हो गई, ये दूसरी अपवर्तक सतह हो गई। तो ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से उत्तल दर्पण द्वारा घिरा हुआ होता हो, उत्तल लेंस कहलाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा और किनारों पर पतला हो, और किनारों पर पतला हो, ऐसा लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। या फिर हम इसे बाई कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, बाई का मतलब हो गया दो, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण यानी द्विउतलाकार लेंस भी बोल सकते हैं। द्विउतलाकार क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर दो सतह हैं और दोनों की दोनों कैसी हैं, उत्तल हैं। तो ऐसा लेंस जो बीच में से मोटा हो, किनारों पर से पतला हो, क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस बोला जाता है। अब दूसरा कैसा, कॉनकेव। कॉनकेव का मतलब हो गया कि पारदर्शी माध्यमों को अगर हम अवतलाकार सतह से घेर दें दोनों तरफ से, ये सतह जो है वो भी अवतल है और ये जो नीचे वाली सतह है ये भी क्या है, अवतल है। तो ये सतह और ये वाली सतह, दोनों ही सतह अगर अवतल हो तो इस लेंस को बोला जाएगा अवतल लेंस। या फिर हम लोग बोल दें कि ऐसा लेंस जो बीच में से पतला और किनारों पर मोटा हो, बीच में से पतला और किनारों पर से मोटा हो, वो लेंस कहलाता है अवतल लेंस। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है वो उनका नज़र आ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, जैसे कोई भी जो ग्लासेज होते हैं अपने नज़र के, अब नज़र के जो चश्मे होते हैं उनके अंदर जो लेंस यूज किया जाता है वो अवतल और उत्तल लेंस दोनों होता है। अब कोई लेंस तो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर से है वो पतला होता है, और कोई लेंस ऐसा होता है जो बीच में से तो पतला होता है और किनारों पर से क्या हो गया, मोटा हो गया। तो उसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अब ये दो तो हो गए अपने पास मुख्य प्रकार। अब इन दोनों के अलावा भी अपने पास कई तरीके के जो लेंस है वो होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक सतह जो है वो तो हो अपने पास समतल और दूसरी जो सतह है वो हो इस तरीके से उत्तलाकार, तो ये जो इस आकृति का बनाता है इसको बोला जाता है समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। अब इसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि इसका नाम क्या है, समतल उत्तल लेंस, लेकिन अपने हिंदी मीडियम के अंदर संधि भी आती है हिंदी के अंदर, तो वो अगर समतल और उत्तल दोनों का क्या कर देगा, संधि कर देगा, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, समतलोत्तल लेंस। तो ये जो लेंस होता है इसकी एक सतह समतल होती है, दूसरी सतह उत्तल होती है। तो समतल और उत्तल लेंस जो समतल और उत्तल सतह अगर हो तो उसको बोला जाएगा समतल उत्तल लेंस। अब इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि समतल और अवतल सतह हो,
समतल और अवतल सतह से कोई लेंस बना हुआ हो तो इसको बोला जाएगा समतल। तो एक सतह है और दूसरी सतह क्या है, अवतल, तो समतल अवतल लेंस बोला जाएगा। या इसके अंदर भी हम लोग संधि कर दे तो इसको क्या बोला जाएगा, समतलोवतल लेंस। समतलोवतल लेंस, समतलोवतल लेंस भी इसको बोला जाएगा। तो दोनों सतह की, दोनों तरफ की जो सतह है उनके आधार पर ये निर्भर करता है कि वो जो लेंस है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर और भी सतह की हम लोग बात करें, जैसे जो अगर हम बात करें चांद के शेप के अंदर अगर कोई हो, चांद के शेप की अगर हम बात करें तो इस तरीके से एक सतह तो हो अवतल और दूसरी सतह हो उत्तल। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई लेंस बन जाए तो इसको बोला जाएगा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव का मतलब क्या हो गया, अवतल, और ये क्या हो गया, उत्तल, तो इसको बोला जाएगा अवतलोत्तल लेंस। अवतलोत्तल लेंस यानी एक सतह अवतल दूसरी सतह उत्तल, तो उसको क्या बोला जाएगा, अवतलोत्तल लेंस। यानी बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं। आपको केवल ध्यान में क्या रखना है कि जिस तरह की सतह होगी उस तरीके का उसका नाम होगा। ठीक है, एक तरफ की सतह अगर अवतल है दूसरे तरफ की सतह अगर उत्तल है तो उसे बोला जाएगा अवतल उत्तल लेंस। फिर उसका वो संधि करके क्या बना देगा, अवतलोत्तल लेंस। अब इसी तरीके से अगर एक सतह समतल है दूसरी सतह उत्तल है तो उसे क्या बोला जाएगा, समतलोत्तल लेंस। अब अगर एक सतह समतल है दूसरी सतह उत्तल है तो समतलोत्तल लेंस उसको बोला जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के कई तरीके के लेंस जो है वो हो सकते हैं अपने पास। जिस तरीके का लेंस हो, जिस तरीके की सतह हो, वैसा ही उसका नाम हो जाएगा। तो हमें दो जो है वो मुख्य प्रकार हमें ध्यान में रखने हैं। एक तो क्या होता है उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स, और दूसरा क्या होता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव। जो उत्तल लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है, और अवतल लेंस जो है वो बीच में से पतला होता है और किनारों पर से क्या होता है, मोटा होता है। तो नोट कीजिए ये। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो लेंस है इसके अंदर किस किस तरीके से हम लोग वक्रता केंद्र की बात करेंगे, त्रिज्या की बात करेंगे या मुख्य फोकस की बात करेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले और उस डायग्राम के बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो नोट करेंगे। तो देखो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित पद। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लेंस से संबंधित हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहली जो है
सबसे पहली जो है अपने पास वो है प्रकाशिक एक्स, प्रकाशिक एक्स। अब प्रकाशिक एक्स की हम लोग बात करें तो प्रकाशिक एक्स क्या हो जाएगी, प्रकाशिक एक्स हो जाएगी आपके पास कि जो दोनों सतह हैं, ठीक है। इधर मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, जैसे ये अपने पास है एक उत्तल लेंस इस प्रकार का, ठीक है, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक अवतल लेंस इस प्रकार का। अब अवतल लेंस अलग पारदर्शी माध्यम होता है तो इसका अपवर्तनांक अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये दो लेंस हैं अपने पास। अब ये वाली जो सतह है और ये वाली जो सतह है, इन दोनों की अगर मैं केंद्र की बात करूं तो इस वाली सतह का केंद्र यहाँ पर कहीं पर होगा और इस वाली सतह का केंद्र यहाँ पर कहीं पर होगा। तो इन दोनों केंद्रों को अगर मैं एक सरल रेखा से मिला दूं, ठीक है। अब इस वाली सतह का केंद्र यहाँ पर हो गया, इस वाली सतह का केंद्र यहाँ पर हो गया, इन दोनों को अगर मैं एक सरल रेखा से मिला दूं, मिला दिया, ठीक है। अब अगर इस वाले की बात करेंगे हम लोग तो ये वाला जो अपने पास ये वाली जो सतह है, इस वाली सतह का केंद्र कहाँ पर होगा, तो इस वाली सतह की हम लोग बात करें तो मैं कहूँगा ये जो सतह है वो इस प्रकार से जो एक गोलाकार आकृति बनती है उस गोलाकार आकृति का केंद्र है, ठीक है। अब इस गोलाकार आकृति का केंद्र जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया C1। 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहली अपवर्तक सतह है इसलिए, ठीक है। अब दूसरी अपवर्तक सतह की बात करें तो दूसरी अपवर्तक सतह जो है वो इस प्रकार से एक गोला है और इस प्रकार के एक गोले का केंद्र जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा और इसको हमने नाम दे दिया C2, क्योंकि ये दूसरी वाली जो अपवर्तक सतह है ये वाली इसका केंद्र है। तो हम लोग प्रकाशिक अक्ष क्या बोलते हैं कि ये जो केंद्र है वो क्या बन गए, वक्रता केंद्र बन गए, और इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, प्रकाशिक अक्ष कहलाती है लेंस के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों अपवर्तक सतह के वक्रता केंद्रों C1 व C2 को मिलाने वाली रेखा प्रकाशिक अक्ष कहलाती है, प्रकाशिक अक्ष कहलाती है। तो ये हो गए अपने पास प्रकाशिक अक्ष। वक्रता केंद्र आपको बताने की जरूरत है नहीं। वक्रता केंद्र क्या है कि वो सतह जिस गोलीय दर्पण से मिलकर बनी हुई होती है या किस उस गोलीय सतह का भाग होती है, उस सतह का केंद्र वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब दूसरी हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक केंद्र की। दूसरी जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, प्रकाशिक केंद्र की। अब प्रकाशिक केंद्र जो है इसको लिखा जाता है स्मॉल c से, और होता क्या है कि इस लेंस का जो ये मध्य बिंदु है, इस लेंस का जो ये मध्य बिंदु है इसको लिखा जाता है प्रकाशिक केंद्र। अब इसके अंदर भी अगर हम बात करें, जैसे हमने C1 और C2 दर्शाए, तो इसके अंदर भी अगर हम लोग प्रकाशिक अक्ष के लिए अगर वक्रता केंद्र बनाए तो ये पहली सतह, ये वाली दूसरी सतह। पहली सतह जिस दर्पण से या जिस गोले से मिलकर बनी हुई होती है, तो पहली सतह जो है वो इस प्रकार से एक गोले से मिलकर बनी हुई होती है, तो इसका केंद्र जो है वो यहाँ पर कहीं पर आएगा, तो इसका नाम दे दिया हमने C1, क्योंकि ये पहली अपवर्तक सतह का केंद्र है।
अगर इस वाली अपवर्तक सतह की बात करें तो ये अपवर्तक सतह इस प्रकार से किसी गोले से मिलकर क्या हिस्सा होती है। तो इस गोले का जो केंद्र है वो हमने यहाँ पर बना लिया, इसको क्या नाम दे दिया, C2। अब देखो C1 और C2 के बीच में हमने बना लिया, C1 इसका केंद्र हो गया, C2 इसका केंद्र हो गया। तो ये तो हो गए वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा तो बन गई प्रकाशिक अक्ष, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या बन गया कि इस लेंस का जो मध्य बिंदु है और जो प्रकाशिक अक्ष पर स्थित है वो बिंदु बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रकाशिक अक्ष या क्या बोल सकते हैं मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित लेंस का केंद्र बिंदु, लेंस का केंद्र बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये क्या है, पूरे लेंस का केंद्र बिंदु है, यानी यहाँ पर हम लेंस का केंद्र जो है वो मानते हैं। तो दो चीज़ें अपने पास हो गई, क्या क्या, प्रकाशिक अक्ष हो गया, प्रकाशिक केंद्र हो गया। तीसरी चीज़ की हम लोग बात करते हैं तो तीसरी चीज़ जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस जो होता है लेंस के अंदर, वो लेंस के अंदर देखो दो अपवर्तक सतह है, तो एक अपवर्तक सतह के लिए एक वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। या फिर वक्र मुख्य फोकस की बजाय सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें तो वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी होगी लेंस के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ये लेंस जो है वो दो अपवर्तक सतहों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या जो है वो एक अपवर्तक सतह के लिए एक होती है। तो यहाँ पर दो अपवर्तक सतह हैं तो उनके लिए वक्रता त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। अब ये दोनों जो बिंदु हैं इनको हम लोग नाम दे देते हैं P1 और P2, क्योंकि ये इस अपवर्तक सतह का ध्रुव है, ये इस अपवर्तक सतह का ध्रुव है। ऐसे ही इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P1 और इसको नाम दे दिया हमने P2। तो देखो वक्रता त्रिज्या जो है वो दोनों अपवर्तक सतह के लिए अलग अलग होगी। तो मैं बोलूँगा कि दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, ठीक है, क्योंकि दो वक्रता केंद्र होते हैं। अब दो वक्रता त्रिज्याएं जब होती हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक वक्रता त्रिज्या जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो पहली जो वक्रता त्रिज्या है वो हो जाएगी आपके पास P1C1, ठीक है। P1C1 यानी ये वाली आपके पास हो गई पहली वक्रता त्रिज्या, और P2C2 जो है वो क्या हो गई आपके पास दूसरी वक्रता त्रिज्या। तो पहली कौन सी हो गई P1C1, दूसरी कौन सी हो गई आपके पास P2C2। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर वाले के अंदर तो पहली वक्रता त्रिज्या जो है वो कौन सी हो जाएगी आपके पास P1 से लेकर C1 तक की दूरी, और दूसरी वक्रता त्रिज्या कौन सी हो जाएगी P2 से लेकर C2 तक की दूरी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ये दोनों के लिए अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं जो हैं वो हो जाएंगी, चाहे वो P1C1 हो या P2C2 हो। तो P1, अब इसके अंदर दोनों के अंदर देखो, इसके अंदर ये पहले वाली सतह जो थी उसकी वक्रता त्रिज्या इधर थी, इसके अंदर पहले वाली सतह की वक्रता त्रिज्या इधर है। तो यहाँ पर दिशा का अंतर पड़ेगा, उसी के आधार पर चिन्ह जब हम लगे तो वो प्लस और माइनस जो है वो हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आप नोट कीजिए।
चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट जो अपने पास फोर्थ है वो क्या होगा, देखो कि हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस, तो सबसे पहले हम लोग इसकी जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे और उसके बाद में डायग्राम से समझेंगे। मुख्य फोकस जो है वो लेंस के अंदर दो होती हैं। पहली को बोला जाता है प्राइमरी या प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस जो है वो क्या होती है, इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो प्रथम मुख्य फोकस जो होती है, फर्स्ट जो अपने पास होगी, इसको बोला जाएगा कि किसी वस्तु को जिस बिंदु पर रखा जाता है जिससे प्रतिबिंब अनंत पर बने। किसी वस्तु को जिस बिंदु पर रखा जाता है जिससे प्रतिबिंब अनंत पर बने, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूं कि यदि प्रतिबिंब अनंत पर हो तो वस्तु जिस बिंदु पर रखी जाती है, जिस बिंदु पर रखी जाती है वह बिंदु प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनना चाहिए, अनंत पर। तो वस्तु जिस बिंदु पर रखी जाती है वह बिंदु क्या कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस है कहलाता है। देखो जैसे डायग्राम से हम लोग इसे समझना चाहें तो जैसे अपने पास एक उत्तल लेंस है इस प्रकार का, ठीक है। अब इस प्रकार के उत्तल लेंस की ये वाली हो गई अपने पास मुख्य एक्स या फिर प्रकाशिक एक्स, ये हो गया प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब अनंत पर बनना है। तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर कब बनता है, जब प्रकाश किरणें समांतर हों। तो जब प्रकाश किरणें समांतर हैं तो देखो किस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि मान लो कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, कोई वस्तु जो है वो यहाँ पर है। अब इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो मैं इस लेंस को दो बराबर भागों में बांट लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये बराबर भागों में मैंने बांट लिया, ठीक है। ये एक प्रकाश की किरण आ गई, ये दूसरी प्रकाश की किरण आ गई। अब इसका जो अपवर्तन हम लोग लेके चलते हैं, वैसे तो ये वाली सतह से ही अपवर्तन आरंभ हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं ये बीच वाली सतह, क्योंकि अपने पास द्विविमीय डायग्राम है यहाँ पर। तो प्रकाश की सतह, प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी, लेंस के अंदर जाएगी, लेंस का अपवर्तन होगा, फिर वो प्रकाश की किरण लेंस से वापस बाहर निकलेगी, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा, जो ये प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के बाद में समांतर हो जाएगी किसके, मुख्य एक्स के। किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य एक्स के। और ये वाली जो प्रकाश की किरण है वो भी अपवर्तन के बाद में समांतर हो जाएगी मुख्य एक्स के। अब ये वाली जो अपवर्तित किरणें हैं वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो ये वाली अपवर्तित किरणें अनंत पर जाकर मिल सकती हैं। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है,
अनंत पर बन रहा है। तो अब प्रतिबिंब अनंत पर जब बनता है तो जो वस्तु रखी जाती है जिस बिंदु पर, वो बिंदु क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस। प्रथम मुख्य फोकस। तो अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो वस्तु जिस बिंदु पर रखी जाती है वो बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। अब यही बात अगर हम अवतल लेंस की करें तो अवतल लेंस जो है वो इस प्रकार की आकृति हमने बना दी, बीच में से पतला, किनारे पर से मोटा। तो इस प्रकार की आकृति हमने यहाँ पर बना दी अवतल लेंस के लिए। ये हो गई इसकी मुख्य एक्स, ये हो गई इसकी प्रकाशिक एक्स, और बीच में यहाँ पर हो गया आपके पास इसका प्रकाशिक एक्स, और बीच में यहाँ पर हो गया आपके पास इसका प्रकाशिक केंद्र। अब देखो यहाँ पर क्या होगा अपने पास कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? अनंत पर वो बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब को अनंत पर बनने के लिए जरूरी है कि अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरणें जो हैं वो समांतर हो जाएं। अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरण क्या हो जाए? समांतर हो जाएं। अब प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद में समांतर हो जाएंगी तो ये प्रकाशिक सतह, देखो ये प्रकाशिक सतह इस प्रकार की है घूमती हुई। तो मैं बोलता हूँ कि एक प्रकाश की किरण जो है वो इस प्रकार से आ रही है और दूसरे जो प्रकाश की किरण है वो इस प्रकार से आ रही है। अपवर्तन के बाद में ये प्रकाश की किरण थोड़ा सा मुड़ जाएगी, मुड़ने के बाद में क्या हो गई? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर, वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये प्रकाश की किरणें जहाँ से आ रही हैं उस बिंदु का उन किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु वस्तु होती है। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें इधर जाकर कहीं पर मिल सकती हैं क्या? नहीं मिल सकती। तो किधर मिल सकती हैं? तो मैं इन दोनों प्रकाश किरणों को अगर आगे की ओर बढ़ा दूं तो आगे की ओर बढ़ाने पर मुझे एक बिंदु ऐसा मिलता है मुख्य अक्ष पर जहां पर ये मुझे काटती हुई प्रतीत होती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस बिंदु को हम लोग बोल देंगे प्रथम मुख्य फोकस, क्योंकि ये वाला जो बिंदु है ये वस्तु की तरह व्यवहार करेगा। हमें लगेगा कि वस्तु जो है वो यहाँ पर है, इससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। एक्चुअल के अंदर नहीं है, ये आभासी है, लेकिन फिर भी आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आपतित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होती है? वस्तु। तो वस्तु जहाँ पर है वो क्या कहलाएगा? प्रथम मुख्य फोकस कहलाएगा। यानी प्रतिबिंब अगर अनंत पर है तो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब अगर अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो वस्तु जिस बिंदु पर रखी जाती है वह बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें अगले की तो ये डायग्राम बनाइए आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय मुख्य फोकस की। द्वितीय मुख्य फोकस। अब प्रथम मुख्य फोकस के अपोजिट जो है वो क्या होता है? द्वितीय मुख्य फोकस होता है। प्रथम के क्या कर दें हम लोग? बिल्कुल भी उल्टा कर दें। क्या बोले हम लोग? प्रथम के अंदर हमने क्या बोला था कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु जहां पर रखी हुई होती है वो बिंदु कहलाता है प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस उसका हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। कैसे हो जाएगा कि हम बोलेंगे कि वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है, वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई है तो जिस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है
वो बिंदु कहलाता है द्वितीय मुख्य फोकस। तो इसको अंदर अगर हम पहले परिभाषा लिखें तो मैं क्या लिखूंगा कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो जिस बिंदु पर उसका प्रतिबिंब बनता है वह बिंदु द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो? वस्तु हो अनंत पर, तो उसका प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है वह बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। चलिए प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस हमने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए हमने मुख्य अक्ष बना ली, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये प्रकाशिक अक्ष हो गई इसकी। अब अगर हम बात करें कि वस्तु जो है वो कहाँ पर हो? अनंत पर। तो वस्तु अगर अनंत पर है तो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो किस प्रकार की होंगी? समांतर। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जो हैं वो किस प्रकार की होंगी? समांतर। अगर वस्तु कहाँ पर है? वस्तु है अनंत पर। तो अब यहाँ से ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ये प्रकाश की किरणें किस तरीके से आगे जाएंगी? तो हम बोलेंगे यहाँ पर प्रकाश की किरण का अपवर्तन होगा और अपवर्तन के बाद में वो जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। वहाँ पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनेगा वो बिंदु जो है वो क्या कहलाएगा? वो बिंदु कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस कहलाएगा। इसे हम लोग F2 से भी लिख सकते हैं और जो प्रथम था उसे हम F1 से लिखते हैं। तो ये जो यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है वह बिंदु क्या कहलाता है? द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, दोनों सतह अवतल हैं। तो चलो अब इसके लिए हम लोग मुख्य अक्ष लिख देते हैं। ये प्रकाशिक अक्ष हो गई यहाँ पर, ये प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर हो गया। अब अनंत से अगर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वस्तु अगर अनंत पर है तो वस्तु अगर अनंत पर होगी तो उससे जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो बिल्कुल समांतर होंगी। बिल्कुल समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। अब ये समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, यहाँ पर इनका अपवर्तन होगा। अब अपवर्तन के बाद में ये प्रकाश की किरणें जो हैं वो इस तरीके से आगे की ओर चली जाएंगी, यानी इनका विचलन हो जाएगा। जो अपने पास यहाँ पर इस बिंदु के ऊपर जो हम लोग यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे, उस अभिलंब के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। अब विचलन हो गया तो हम बोलेंगे ये प्रकाश की किरणें जो आ रही थी उनका प्रतिच्छेद बिंदु तो वस्तु है, और वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। अपवर्तन के बाद में जो प्रकाशिक किरणें जा रही हैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या इधर हो सकता है क्या? तो ये दोनों प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही हैं, तो इन दोनों प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु इधर तो कहीं पर नहीं हो सकता, तो कहाँ पर हो सकता है? तो इन दोनों किरणों को अगर मैं पीछे की ओर बढ़ा दूं, तो इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु जो है वो क्या बन जाए? उस बिंदु पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग? द्वितीय मुख्य फोकस बोलेंगे। क्या बोला जाएगा? ये बिंदु द्वितीय मुख्य फोकस।
अब आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है वो क्या है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रथम व द्वितीय की बात आए तो ये डायग्राम आपके दिमाग में आने चाहिए कि इस तरीके से तो प्रथम होता है और द्वितीय जो मुख्य फोकस है वो किस तरीके से बनेगा। उसके अलावा हम लोग बात करें तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रथम व द्वितीय की बात ना करके केवल यही बोले कि मुख्य फोकस इस बिंदु पर है, यानी ना तो प्रथम बोले ना द्वितीय बोले, केवल क्या बोले कि मुख्य फोकस लेंस का इस बिंदु पर है, तो मुख्य फोकस की अगर बात करें प्रथम व द्वितीय नहीं बोले तो इसका आप लोगों को सीधा सीधा मीनिंग ये लेना है कि ये किस मुख्य फोकस की बात कर रहा है, ये द्वितीय मुख्य फोकस की बातें कर रहा है। कौन से मुख्य फोकस की बात कर रहा है? द्वितीय की। अगर केवल और केवल क्वेश्चन के अंदर या किसी डेरिवेशन के अंदर नाम आए मुख्य फोकस का, प्रथम व द्वितीय ना बोले, तो जब केवल मुख्य फोकस नाम आए इसका मतलब क्या है कि वो द्वितीय मुख्य फोकस ना बोले, तो जब केवल मुख्य फोकस नाम आए इसका मतलब क्या है कि वो द्वितीय मुख्य फोकस की बातें कर रहा है, प्रथम की बात नहीं कर रहा है। प्रथम और द्वितीय दोनों कब आएंगे? जब क्वेश्चन के अंदर आपको प्रथम व द्वितीय दोनों अलग अलग दे रखे हों, तब हम लोग प्रथम मुख्य फोकस को अलग बनाएंगे, द्वितीय मुख्य फोकस को अलग बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी लेंस के लिए मुख्य फोकस का मुख्य फोकस जो बिंदु है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं किसी भी तरीके से डायग्राम बनाते हुए। और ये प्रकाश की किरणें इधर की ओर जाती हैं, तो ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर डबल अपवर्तन होता है, तो मैं इसको केवल एक सिंगल लाइन से ही दर्शा रहा हूँ। जब हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे लेंस के लिए तब मैं प्रॉपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब प्रकाश की किरण, ये जो माध्यम है वो कौन सा हो गया? विरल। फिर लेंस के अंदर कैसा माध्यम हो गया? सघन। उसके बाद में बाहर वापस कैसा माध्यम हो गया? विरल। तो जब प्रकाश की किरण, यहाँ पर दो अपवर्तन होते हैं, ठीक है। दो अपवर्तन कब? जब पहले तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी इस वाली सतह पर, और उसके बाद में प्रकाश की किरण सघन से वापस किस में आएगी? विरल के अंदर। तो यहाँ पर दो अपवर्तन होता है और दो अपवर्तन के बाद में प्रकाश की किरण यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना है। जब हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम इससे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो वो प्रतिबिंब का निर्माण जो है उसके अंदर हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि दो अपवर्तन किस प्रकार से होते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इससे प्रतिबिंब निर्माण जो है वो पढ़ेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।